हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्वग में स्वागत है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम आपसे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आईआईटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इवन सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर? तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है फुल अटेंशन के साथ आप देखिएगा इस लेक्चर को। इसमें स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी अराइज हो जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आपको हर एक चीज़ इसमें हम क्लियर करते हुए चलें। और मेरी आपसे ये प्रॉमिस है कि इस लेक्चर को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी वो फिर कभी दोबारा अराइज नहीं होंगी। और इसके बाद हम इस टॉपिक पे एक दो लेक्चर और लेकर आएंगे। तो जो फुल सीरीज़ होगी इसकी 2 से 3 लेक्चर की होगी। तो उस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी लेवल की प्रॉब्लम को टैकल करने के कैपेबल होंगे। इवन कैपेबल क्या, आप जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए प्रोसीड करते हैं। देखिए, ये कोई एक स्पेस है, ठीक है। उस स्पेस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस तरह से दिया गया है। ये एक आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में हमको ये यूनिफॉर्म भी दी जा सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी दी जा सकती है। तो इन जनरल हमने एक केस कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। ये इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में या इस स्पेस में एक पर्टिकुलर पाथ है, ये जो हमारा, ठीक है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। इस पाथ को फॉलो करता हुआ इनिशियली पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक आता है। क्लियर? अब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल के जर्नी को इन बिटवीन कहीं एक जनरल पॉइंट पे कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर इसके जो है डिस्प्लेसमेंट को या इसके जर्नी को कंसीडर किया। तो जब हमारा पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, और ये डी आर अमाउंट से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया, तो पार्टिकल जब यहाँ पर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है। तो इस पे जो है इस पॉइंट पर फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, ठीक है। वो फोर्स कैसे दिया जाएगा? क्यू नॉट ई से, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉइंट पर फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हमारा ये फोर्स होगा। अब ये हमारा चार्ज पार्टिकल अगर इस फील्ड में डी आर अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ है, तो मतलब इसको डिस्प्लेस किसने किया? जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर काम कर रहा था, उसी के कारण ये डी आर अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ। अब हमारे पास क्या है? देखिए, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम अगर ये कहें कि इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में इलेक्ट्रिक फोर्स को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो काम अगर हम डी डब्ल्यू से डिनोट करें, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को छोटा सा काम करना पड़ेगा। उस छोटे से काम को अगर हम डी डब्ल्यू से डिनोट करें तो हम डी डब्ल्यू अपना कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? देखिए, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर? यही होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये वेक्टर एफ क्या है? इस चार्ज पार्टिकल को जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो है। ये फोर्स किससे दिया जा रहा है? क्यू नॉट ई से। तो हम वेक्टर एफ को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर एफ को लिख सकते हैं क्यू नॉट वेक्टर ई। क्लियर? तो हमारा डी डब्ल्यू हो जाएगा क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर है? अब ये हमारा वर्क डन हुआ, और ये वर्क डन कौन परफॉर्म कर रहा है? दिस वर्क डन इज परफॉर्म बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? तो ये जो है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक। अब देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है हमारा? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। आप जानते होंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन में पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है जिस फोर्स के कारण जो है एक राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन 0 होता है, ठीक है। या फिर
जिस फोर्स के कारण किया गया वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ग्रेविटेशन जब आप पढ़े होंगे चैप्टर, तो उसमें आप एक टर्म डिफाइन किए थे, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन की जाती है। किसके लिए डिफाइन की जाती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई होगी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो एक्चुअली हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है डी यू, ठीक है, थोड़े से अमाउंट में जो चेंज होता है डी यू, ये किसके बराबर होता है, ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। मतलब डी यू को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, क्लियर। और ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, ठीक। अब हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डी आर अमाउंट से डिस्प्लेस किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा, तब इलेक्ट्रिक फोर्स ने अगर डी डब्ल्यू काम किया है तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है जब यहाँ पर था और जब यहाँ आ गया तब, ठीक है, तो उस चेंज को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में, इस चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी में डी आर अमाउंट से डिस्प्लेस होने पे जो चेंज आया उसको अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी यू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब ये हो जाएगा हमारा डी यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डॉट डी आर, क्लियर। तो नेक्स्ट पेज पर लिख ले रहे हैं हमें, देखिए हमें डी यू क्या मिल जाएगा, डी यू हो जाएगा हमारा माइनस क्यू नॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर, क्लियर। अब अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दें इसको तो हमको मिल जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर। अब देखिए ये हमारा क्या है, डी यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये पूरा टर्म डी यू बाई क्यू नॉट, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम चेंज इन पोटेंशियल भी डिफाइन करते हैं। तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब हम डी वी से डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक। तो डी वी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, क्लियर। तो ये हमको जो है पोटेंशियल और फील्ड में एक रिलेशन मालूम चल गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इससे हम बहुत सारे रिजल्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम जो है केवल इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट किए। फाइनली यहाँ पर देखिए हमारा जो पार्टिकल था, ठीक है, इनिशियली कहाँ पर था, ए पर था, और फाइनल कहाँ पर आया, बी। मतलब अगर इस पाथ से ये आया है, ठीक है, ए से बी तक पहुँचा है, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल अगर हमको डिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हमने पोटेंशियल में चेंज निकाला है उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। मतलब ए से बी तक आने में फाइनली जितना चेंज इन पोटेंशियल होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर हम ये लिखें इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर, क्लियर। यहाँ पर देखिए इनिशियली हम कहाँ पर थे, ए पॉइंट पर, और फाइनल कहाँ पर आए हैं, बी पॉइंट पर, ठीक। यहाँ पे हमारी इनिशियल लिमिट ए टू फाइनल बी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम चलिए ए से बी ये पोजीशन लिख ले रहे हैं। अगर ए पॉइंट पे जब हमारा पोटेंशियल होगा इनिशियली उसको हम वी ए लिखें, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको क्या लिखें हम, वी ए। और जो बी पॉइंट पर है, मतलब जहाँ पे हम फाइनली पहुँचे हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी लिखें। और इनिशियली ए पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर, ठीक है, आर ए से डिनोट करें, वेक्टर आर ए, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर बी से डिनोट करें, तो इसको हम लिख सकते हैं वी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी लिमिट वी ए टू वी बी, और ये हमारा इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर ए, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर बी, क्लियर। यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो देखिए डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये
ठीक है। लोअर लिमिट हमारा वी ए और अपर लिमिट वी बी। दिस विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर है हमारा वेक्टर आर ए एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर बी। क्लियर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर ए टू फाइनल पोजीशन वेक्टर आर बी। क्लियर। तो ये हमको जो है चेंज मिल गया पोटेंशियल में, ठीक है। जब ए टू बी मूव किए हैं तब कितना चेंज आएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहीं पे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। वो जब ये लिखते हैं वी बी माइनस वी ए, तो यहाँ पे जो लिमिट होता है ना वो इसी के अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूट करते हैं। मतलब यहाँ पे पहले आप क्या किए हैं, वी बी से वी ए को सब्सट्रैक्ट किए हैं, तो यहाँ पर आप वेक्टर आर ए ना लिख के, ठीक है, या इनिशियल पॉइंट ना लिख के, ठीक है, यहाँ पे बी टू ए लिख देते हैं, ठीक है, या वेक्टर आर बी टू वेक्टर आर ए लिख देते हैं, तो वो जो है आप गलत करते हैं। तो इसको याद करने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप ये याद रखें कि डी वी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है ना हमारा वी वी माइनस वी ए, ये चेंज इन पोटेंशियल है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वी बी ए, मतलब पोटेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर ए टू फाइनल पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर बी। क्लियर। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। अब हम फिर से इस रिजल्ट पर आते हैं। ये रिजल्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हमें क्या मिला है, डी वी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर है। अब अगर हम इसको लिखना चाहें डी वी को, तो हम लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू, ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा को डी आर के साथ लिख रहे हैं, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारा कॉस थीटा डी आर के साथ आ जाए, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जो हमारा कॉस थीटा है वो ई के साथ आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई कॉस थीटा इंटू डी आर। क्लियर। तो जब हम डी वी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर कॉस थीटा लिख रहे हैं, तब देखिए क्या होगा। ये हमारा जो डी आर कॉस थीटा है ना, यहाँ पर इनिशियली देखिए फर्स्ट पेज पे ये हमारा डी आर है, इस डायरेक्शन में हमारा जो चार्ज पार्टिकल वो डिस्प्लेस हुआ। अब डी आर कॉस थीटा का क्या मतलब है कि हम जो है डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो डी आर कॉस थीटा हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो ये इतना टर्म हमारा है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे,
डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें dB मिल जाएगा, dB इक्वल्स टू माइनस E इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो इस तरह से भी हम चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इस dB को इस तरह से लिखें, माइनस E cos थीटा इंटू डी आर। अब ये E cos थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारी फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट और फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अगर हम E cos थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम फील्ड को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो E cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। क्लियर। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, dB हो जाएगा हमारा माइनस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of displacement into displacement। क्लियर। तो dB हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। dB कैलकुलेट करने के लिए चाहे हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और फिर उसको जो है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तब हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो उस प्रोडक्ट के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें, फिर जो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होगा उसका नेगेटिव वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा। तो ये दो टर्म जो है इस तरह से हम चेंज इन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट फिर से हम इसी को डिस्कस करेंगे। देखिए हम एक बार फिर से इसको लिख ले रहे हैं, ये हमारा dB इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर है। अब अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, इफ वी आर doing calculations, if we are doing calculations in Cartesian coordinate system, तब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर को हम x, y और z इसके कंपोनेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा डी आर, इस वेक्टर डी आर को भी क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई और जेड के टर्म्स में भी इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप।
तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर ई और वेक्टर डी आर को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब अगर हम डी वी कैलकुलेट करना चाहें सिस्टम में, तो हमारा देखिए डी वी क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर? और ये डॉट प्रोडक्ट है, ये आप सब जानते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस विदिन ब्रैकेट ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। क्लियर? तो ये हमको जो है चेंज इन पोटेंशियल मिल जाएगा किसके टर्म्स में, ई एक्स ई वाई और ई जेड के टर्म्स में। अब अगर देखिए हम, या हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से मूव करता है कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट है केवल वही चेंज हो और वाई और जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज ना हो, मतलब डी वाई और डी जेड जीरो हो। ठीक है? इफ़ डी वाई एंड डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, तब हम डी वी को क्या लिख सकते हैं, तो हम डी वी को लिख सकते हैं माइनस ई एक्स डी एक्स, या फिर हम यहाँ से ई एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई एक्स हो जाएगा हमारा माइनस डी वी बाई डी एक्स। और ये कब है, जब एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट था, ठीक है, वो कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है, वाई और जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, कब, जब वाई और जेड को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर है? इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मतलब ये लिखा भी जाता है। तो ए एक्स को जब पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखते हैं तो ये लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है? अब इसमें हम अलग से ये नहीं बताएंगे कि वाई जेड हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जब हम पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तब जो वाई और जेड के टर्म्स होंगे उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है? ये बोला जाता है इसको पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक, या पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? यहाँ पे हमको क्या करना है, y और z के टर्म्स को कांस्टेंट रखना है। ठीक, y z टर्म्स एज अ कांस्टेंट। सेम वे में अगर हम, यह चार्ज पार्टिकल हमारा कुछ इस तरह से मूव करे कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज़ मेंटेन रहे और z का कोऑर्डिनेट एज इट इज़ मेंटेन रहे। ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, मतलब x में कोई चेंज ना हो और z में कोई चेंज ना हो, तो हमारा यहाँ से देखिए डी वी क्या हो जाएगा, माइनस ई वाई डी वाई। तो डी वी हो जाएगा हमारा माइनस ई वाई डी वाई, या फिर ई वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी वाई। कॉन्स्टेंट क्या होगा अब यहाँ पे, एक्स और जेड, ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है? या फिर हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, इसका भी वही मतलब। ठीक है? तो ये हमको जो है ई वाई मिल गया। सेम वे में अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, या चार्ज पार्टिकल हमारा इस तरह मूव कर रहा है कि जो जेड है, ठीक है, केवल उसी का कोऑर्डिनेट, जिस जेड कोऑर्डिनेट ही चेंज हो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज ना हो, मतलब डी एक्स और डी वाई ये हमारा जीरो हो, तब हमें डी वी क्या मिल जाएगा, माइनस
ई जेड डी जेड, यहाँ से हम ई जेड लिख सकते हैं माइनस डी बी बाई डी जेड। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, बाकी बचे हुए दोनों टर्म एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, मतलब एक्स और वाई। इसको क्या करना है, हमको कांस्टेंट ट्रीट करके डिफ्रेंशिएट करना है। या हम इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में, इसका भी वही मतलब होगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड। मतलब जब हम पोटेंशियल को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई के जो टर्म्स होंगे उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो हम वेक्टर ई क्या लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई एक्स, हमारा क्या है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है। ठीक है, और माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, तो डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस ई वाई क्या है माइनस डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, माइनस बार कॉमन लिए ही हैं, ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट, ये सॉरी जेड कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो है माइनस डेल वी बाई डेल जेड, और माइनस कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल जेड के कैप। क्लियर? तो इस तरह से अगर हमको जो है पोटेंशियल दिया गया हो एक्स वाई और जेड के टर्म्स में, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट फील्ड का वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए फिर से इसी पर आते हैं, जो हमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिली है, डी वी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अब अगर जो है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर हो, एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ डिस्प्लेसमेंट इज along the direction of electric field, तो देखिए जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है चार्ज पार्टिकल का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो जो कॉस थीटा है, ठीक है, मतलब फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो हो जाएगा। इस केस में हमारा जो है कॉस जीरो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो ये इतना टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। चलिए इसे थीटा ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक, तो हम डी बी को क्या लिख सकते हैं, तो हमारा डी बी हो जाएगा माइनस ई डी आर, या फिर हम यहाँ से ई इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी आर। क्लियर? अब ये देखिए, ये हमारा डी वी बाई डी आर है। अगर हमको जो है पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया हो, ठीक है, तो ये डी वी बाई डी आर क्या बताता है, स्लोप बताएगा उस ग्राफ का। ठीक, तो वी आर ग्राफ का जो नेगेटिव स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। कब, जब डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, स्लोप है, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। ठीक है, ये क्या बताएगा, कंपोनेंट ऑफ फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इसको हम वर्ड्स में अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ स्लोप ऑफ बी आर ग्राफ, मतलब पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये किसके बराबर होगा, कंपोनेंट ऑफ फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
in the direction of displacement। क्लियर। तो अगर हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में बताना हो कितनी होगी, तो हम जो वी आर ग्राफ दिया गया हो उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसका जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। क्लियर इतना। तो यहाँ से हमको ये इतना मालूम चल गया। ठीक है, इसी पर हम फिर से आते हैं। देखिए, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसी को डी वी इक्वल्स टू क्या है, माइनस ई डी आर। ठीक है, या फिर हम इसी से भी जो है प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए, ये है हमको डी वी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या बताएगा हमको, ये चेंज इन पोटेंशियल बताएगा, और ये ई आर ग्राफ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर ये क्या बताएगा, ये बताएगा एरिया अंडर ई आर ग्राफ। ठीक है, अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल बताना है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल, और ये इतना टर्म क्या हो जाएगा, ई डी आर, ये हो जाएगा हमारा एरिया अंडर ई आर ग्राफ। ठीक है, तो जो हमारा जो है ए आर ग्राफ के बीच का एरिया होगा वो क्या बताएगा, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम लिख ले रहे हैं। चलिए, तो एरिया अंडर ए आर ग्राफ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर। एक ये चीज़ हमको मिली कि अगर हमको ई आर ग्राफ दिया गया है उससे भी हम चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है फिर से इसी रिलेशन पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे रिजल्ट इसी से ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है, देखिए हमको क्या मिला है, डी वी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अगर थीटा 90 डिग्री, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, जब ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो डी वी हमारा क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस 90, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। तो मतलब हमें डी वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है,
ये इस डायरेक्शन में हमारी फील्ड है और हम मूव कहाँ कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इनिशियली हम यहाँ पर थे और फाइनल अगर हम इसी के परपेंडिकुलर इस तरह से मूव कर गए हैं। तो अगर हम ए और ये बी पॉइंट इसको डिनोट कर दे रहे हैं, ए पे पोटेंशियल को वी ए लिखें और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल उसको वी वी। ठीक है, तो जो वी ए माइनस वी वी होगा, ठीक है, एक्चुअली चेंज बता रहे हैं, तो ये चेंज हमारा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, तो वही लिख ले रहे हैं, वी वी माइनस वी ए, ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हम फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, फील्ड हमारा राइटवर्ड, ठीक है, और हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल होगा परपेंडिकुलर मूव करने पे वो जीरो होगा। मतलब जो पोटेंशियल ए पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल बी पॉइंट पे भी हमको मिलेगा। इसका मतलब पी वी इक्वल्स टू वी ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अब फिर से हम यहीं पर आते हैं, जो हमको मिला है एक प्यारा सा रिजल्ट, डी वी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर। इसको अगर हम लिखें, देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये डी वी। अगर हम डी वी बाई डी आर लिखें या माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर, ये किसके बराबर होगा, ई कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हमको ये देखिए डी वी बाई डी आर क्या होता है, ये डी वी बाई डी आर होगा चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा है तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज रेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस के साथ अगर हम इस पूरे को, ठीक है, कंसिडर करें, तो ये टर्म हमारा बताएगा डिक्रीज रेट ऑफ पोटेंशियल। ये क्या बताएगा, डिक्रीज रेट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये अगर जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे। अगर कॉस थीटा हमारा जो है जैसे वेरी करेगा, वैसे ही हमारा ये डिक्रीज रेट ऑफ पोटेंशियल भी वेरी करेगा। कॉस थीटा जब जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो डिक्रीज रेट भी हमारा जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, वो भी डिक्रीज रेट भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अगर मैक्सिमम होगा हमारा कॉस थीटा, तो डिक्रीज रेट भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर हम ये जो डिक्रीज रेट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए, अगर हम इसको लिखें माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, और इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा कॉस थीटा क्या हो जाए, वन हो जाए। ठीक है, तो कॉस थीटा वन हो जाएगा कब, जब ये थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो हमारा जो निगेटिव क्या है, रेट है, ठीक है, चेंज ऑफ पोटेंशियल, या फिर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिक्रीज रेट है पोटेंशियल का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, फील्ड के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो किस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में जो डिक्रीज रेट है पोटेंशियल का वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है हमारा अलोंग द डायरेक्शन along the direction in which the decrease
the rate of potential is maximum. क्लियर। तो अगर जो है हमें डिक्रीज रेट दिया गया है और वो मैक्सिमम है, ठीक है, पोटेंशियल का डिक्रीज रेट, जिस डायरेक्शन में हमारा जो है मैक्सिमम होगा उस डायरेक्शन में हमारी फील्ड होगी। क्लियर। तो इसमें लगभग लगभग जो भी टर्म्स थे इम्पोर्टेंट उसको डिस्कस कर चुके हैं, एक बार चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। डी यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है, और ये हमको मिला है डी वी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, वी वी माइनस वी ए भी मालूम चल गया है, ठीक है, इसको वी ए भी या वी बी ए भी लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको मालूम चले हैं, ठीक है। डी वी इक्वल्स टू ए भी मालूम चल गया है हमको, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया है, ई को इक्वल्स टू, ठीक है, ये भी हो चुका है, ठीक, ये भी बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं, ठीक है। तो लगभग जो है इसमें जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो डिस्कस कर चुके हैं। बाकी इसमें जो कुछ भी छूटा हुआ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और हाँ, इसमें भी हम 2-3 केस जो है आपसे और डिस्कस करेंगे, जब एक फील्ड हमारी कांस्टेंट होगी और एक फील्ड हमारा जो है फंक्शन होगा, ठीक है, और एक टर्म और आपका जो है डिस्कस करेंगे एक केस, जब जो है एक परफेक्ट जो है डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में हमको जो है फील्ड या पोटेंशियल दिया गया होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और बहुत जल्दी आपके साथ जो बचे हुए इसमें चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको अगर कुछ और चाहिए होगा, किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा बुरा लगा वो भी आप बता सकते हैं। तो थैंक यू।